व्यूअर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी आर्नो से। आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, जैसे कि आप देख सकते हो, पार्टी सिस्टम। ये टॉपिक 10th क्लास के स्टूडेंट जो CBSE बोर्ड को बिलोंग करते हैं उनके लिए है। साथ में ये CBSE और पंजाब बोर्ड दोनों के अंदर +1 का क्लास का जो टॉपिक है उसमें भी इन्वॉल्व है, सिलेबस का पार्ट है ये। और +2 के जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के न्यू फ्रेशर स्टूडेंट है जो +2 में अभी स्टार्ट किया है जिन्होंने, तो उनके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक तो हमारा होता है पार्टी सिस्टम और एक होती है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो सिस्टम एक अलग चीज़ है और पार्टी एक अलग चीज़ है। इन दोनों में आपको फ़र्क, डिफरेंस क्लियर पता होना चाहिए कि पार्टी सिस्टम क्या होता है और पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम बोलते हैं राजनीतिक दल। जैसे कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हुई हैं, जैसे BJP है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल है, इसी तरीके से शिवसेना है। तो अलग अलग तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भारत के अंदर बनी हुई हैं, इनकी बेसिकली 2 टाइप हैं। एक हमारी नेशनल पार्टी होती हैं, एक हमारी रीजनल पार्टीज़ होती हैं। नेशनल पार्टी वो पार्टी हैं जो नेशनल लेवल के मुद्दे उठाती है और उनका जो पहचान है वह पूरे देश के अंदर होती है, जबकि रीजनल पार्टी सिर्फ अपने अपने स्टेट्स तक की लिमिटेड होती हैं, या मैक्सिमम उनकी जो पहचान है 1 या 2 स्टेट्स तक उनका प्रभाव ज़्यादा होता है और ये रीजनल लेवल के मुद्दे हैं जो वो उठाती हैं। अब पार्टी सिस्टम क्या है? पार्टी सिस्टम का मतलब है कि वहाँ किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनका जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर सकता है। कि कई देशों में तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की काउंटिंग है वो ज़्यादा होती है, कईयों में कम होती है, कईयों में सिर्फ एक ही होती है। तो वहाँ की जो पार्टी का सिस्टम है वो 3 तरीके से हमने डिवाइड किया है। यूनि सिस्टम, दूसरा होता है बाइपोलर सिस्टम, और तीसरा होता है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। इसको आप बाई पार्टी सिस्टम भी लिख सकते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम तीसरी टाइप है। यूनि सिस्टम या यूनि पार्टी सिस्टम का मतलब है कि उस कंट्री के अंदर एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। बाईपोलर या बाई पार्टी सिस्टम के अंदर 2 ही पॉलिटिकल पार्टी होंगी, तीसरी पार्टी वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। और मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर 2 से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मिलके काम करती हैं, मतलब इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। तो पार्टी सिस्टम के अंदर ये कि पार्टी की काउंटिंग कितनी होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो इस सिस्टम में भी एग्जिस्ट करती है, इसमें भी एग्जिस्ट करती है, इसमें भी करती है, तीनों में करती हैं। लेकिन वो उनकी काउंटिंग क्या होगी वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना ने सिस्टम सेट किया हुआ है कि वहाँ पे यूनि सिस्टम है, 1 पार्टी सिस्टम है। अमेरिका और जो यूएसए और UK है जो, इन्होंने 2 पार्टी सिस्टम सेट किया हुआ है। तो जैसे इंडिया है हमारा, तो यहाँ पे हमारा इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो सिस्टम ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है कि वहाँ पे किस प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की व्यवस्था होगी। पॉलिटिकल पार्टी है जो वो इन तीनों सिस्टम्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर कुछ सिटीज़न का ग्रुप बना हुआ है, नागरिकों का कुछ ग्रुप बना हुआ है, और वो नागरिक है जो एक पॉलिटिकल यूनिट के बेस पे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने अपनी एक यूनिट बनाई हुई है, अपनी एक टीम बनाई हुई है, और ये टीम है जो वो वर्क करेगी लोगों के वेलफेयर के लिए और सरकार बनाने के लिए, या फिर वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करेगी। तो इसके फंक्शंस के बारे में तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है एक यूनिट के फॉर्म में, तो उनका मेनली टारगेट ये होता है कि वो अपनी जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, उसको गेन करना चाहते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं। कोई भी हम पॉलिटिकल पार्टी देखें तो उसका मेनली टारगेट होता है सत्ता में आके देश को चलाना, गवर्नमेंट को रन करना। तो उनका मेनली टारगेट यही होता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बनती है कि बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल पार्टी वी मीन कि पॉलिटिकल पार्टी से हमारा तात्पर्य या हमारा अर्थ ये है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सिटीज़न, कि एक ग्रुप है जो ऑर्गेनाइज हुआ है, इकट्ठा हुआ है। किसका हुआ? सिटीजन का। यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना, अपने सिटीजन्स लिखना है, नागरिक।
नागरिक इसलिए लिखना है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर नागरिक ही इन्वॉल्व होते हैं और जिनका भारत के अंदर मान लो कि आधार कार्ड या पैन कार्ड बना हुआ है, या सपोज़ करो कि उनका जो वोटर कार्ड बना हुआ है, जिनका लिस्ट के अंदर नाम है, ठीक है। तो ये नागरिकों का ग्रुप है विच एक्ट एज ए पोलिटिकल यूनिट, विच एक्ट एज ए पोलिटिकल यूनिट, जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करता है। अगर कोई मेरा व्यूवर हिंदी मीडियम है तो वो लिख सकता है कि राजनीतिक दलों का अर्थ ये है कि ये एक नागरिकों का संगठित ग्रुप है जो एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में काम करता है, तो उसी को हम बोलते हैं राजनीतिक दल। तो ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है पॉलिटिकल पार्टी की। अब दूसरी डेफिनेशन हमारे पास एक और भी है, पॉलिटिकल पार्टीज constitute the blood life of democracy, कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो किसी भी लोकतंत्र की ब्लड लाइफ है, मतलब उसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चलाई जा सकती। तो ये आप ये दो डेफिनेशन अपने राइट डाउन कर सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूट दी ग्रुप ब्लड लाइफ ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए एक ब्लड ग्रुप का काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी है वहाँ पॉलिटिकल पार्टी का होना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए ही जो लोग हैं वो अपने राइट्स के लिए, जो पॉलिटिकल राइट्स के लिए एंट्री करेंगे और उसी के बेस पे वो अपना जो रिप्रेजेंटेशन है उसको शो कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब फीचर्स कह सकते हो आप, विशेषताएँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ की विशेषताएँ क्या होती हैं? देखो, सबसे पहली है कॉमन आइडियोलॉजी। कॉमन आइडियोलॉजी, उनकी एक समान विचारधारा होती है, मतलब जितने भी उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मेंबर होंगे ना, तो उन सभी की आइडियोलॉजी सेम होगी, विचार एक जैसे होंगे, क्योंकि जब तक उनके ग्रुप ऑफ मेंबर्स के सिटीजन्स के विचार एक जैसे नहीं होंगे तो वो आपस में मिलके काम नहीं कर सकते। जब कोई ग्रुप बना है हमारा, मान लो 20 या 40 मेंबर्स का एक ग्रुप बना है, ये आपस में इकट्ठे तब तक ही रह सकते हैं जब तक इनकी आइडियोलॉजी सेम है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मान लो कि साम्यवादी व्यक्ति भी है, यानी कि कम्युनिस्ट भी है, उसके अंदर कुछ पूंजीवादी भी हैं और उसके अंदर कुछ समाजवादी भी हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी वाले जब व्यक्ति किसी पार्टी में होते हैं तो उसके अंदर पार्टी को ऑर्गेनाइज करना और चलाना मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उनकी एक कॉमन क्या होनी चाहिए, आइडियोलॉजी होनी चाहिए। जब तक उनके विचार एक जैसे नहीं होंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो झगड़ा है वो बढ़ता रहेगा। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके अंदर एक कॉमन आइडियोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरी बात ये आ गई कि पॉलिटिकल पार्टी का एक संगठन होना ज़रूरी है। संगठन का मतलब होता है चेन सिस्टम। चेन सिस्टम, जैसे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर सबसे पहले तो पार्टी का, जैसे कोई भी मान लो हम नॉर्मल कोई भी ग्रुप बनाते हैं तो एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो हेड होता है, चेयरपर्सन हो गया, उसने आगे अपने क्या लगाए हुए हैं, वर्कर्स लगाए हुए हैं, और वर्कर्स को भी अलग अलग लेवल पे ड्यूटी दे रखी है। जैसे मान लो कि कांग्रेस पार्टी, उसने अपना स्टेट्स के अंदर कोई मान लो प्रधान बना रखा है कि आप स्टेट की जो किसी भी स्टेट के अंदर मान लो कांग्रेस पार्टी है, वहाँ का एक प्रधान होगा। आगे फिर ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी क्या बने होते हैं, प्रधान बने होते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी को इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या करेगा, लीड करेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे फिर ऐसे ही ब्लॉक लेवल के ऊपर भी पार्टीज़ ने क्या बनाए होते हैं, अपने अपने प्रधान बनाए होते हैं। जैसे BC कैटेगरी का अलग बना दिया, SC का अलग बना दिया, जनरल के लिए अलग बना दिया। तो इस प्रकार से एक चेन सिस्टम काम करता है, मतलब कि ये अपर लेवल से ग्रास रूट लेवल तक, गांव के अंदर भी आप देखोगे कि अलग अलग जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उनके कोई ना कोई कार्यकर्ता होते हैं जो काम करते हैं पार्टी के लिए। मतलब ये एक चेन वर्क होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है या ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो लोगों के बीच में अपनी जो विचारधारा है उसको विकसित करने का काम करती है, अपनी आइडियोलॉजी को डेवलप करने का काम करती है। ये नहीं कि सिर्फ एक पर्सन ही पॉलिटिकल पार्टी को चला सकता है, उसको वर्कर्स की ज़रूरत है, स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी, और आगे फिर ग्रास रूट लेवल तक उसको काम करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत है। और इसकी जो चेन है इस पूरे ग्रुप की, इसी को हम बोलते हैं पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम।
डेमोक्रेटिक सिस्टम। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो डेमोक्रेसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगी। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबकी राय ली जाती है, उसके अंदर किसी को इग्नोर नहीं किया जाता, हर एक व्यक्ति का जो विचार है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, सपोज़ करो INC पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है या BJP है, अगर ये मान लो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के आदेश पर चल रही है तो इसको हम पॉलिटिकल पार्टी इसकी फॉर्म के ऊपर थ्योरी के हिसाब से देखा जाए या प्रिंसिपल्स या सिद्धांत के हिसाब से देखा जाएगा तो वो पार्टी की आइडियोलॉजी ठीक नहीं है। अगर उसके अंदर पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं उन सब की राय ली जाएगी कि पार्टी को कैसे आगे लेके जाना है। अब इनमें से अगर 2 या 3 मेंबर ही फैसला ले रहे हैं सारे, तो इस पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये थ्योरेटिकल या प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होगा। जब तक पार्टी के सभी वर्कर्स की राय के हिसाब से काम नहीं करेंगे, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग रन नहीं कर सकती। सभी कार्यकर्ता की जो डिमांड होती है, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे, उनके विचार लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। जब तक उनके विचारों को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक कोई भी पार्टी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से काम नहीं कर सकती। मेरे कहने का मतलब ये है कि पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी की इम्पोर्टेंस है जो वो इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके वो पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम से वर्क कर सकती है। फिर 4th पॉइंट आता है प्रायोरिटी टू द नेशनल इंटरेस्ट। प्रायोरिटी टू द नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी वो देश के हित में काम करेगी, वो किसी पर्सनल अपने ग्रुप के लिए या किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए या पर्सनल समाज के लिए काम नहीं करेगी। उसकी नज़र में सारे देश के जो नागरिक हैं वो एक समान होने चाहिए और वो देश के हित में काम करेगी। ये नहीं कि वो अपने अपने एरिया के लिए काम करेगी, अपने किसी पर्टिकुलर, मान लो कई बार बना होता है ना, हर एक पार्टी का वोट बैंक बना होता है, जैसे कुछ हिंदुओं का वोट बैंक बना हुआ है, मुस्लिम का बना हुआ है, तो वो अगर वोट बैंक बनना शुरू हो गया, जैसे नॉर्मली देखा जाता है कि जो BJP पार्टी है उसको मेनली हिंदू एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, ठीक है, प्रैक्टिकली ये देखा जाता है। थ्योरी में तो हर एक पार्टी ये कहती है कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, हम सभी को साथ लेके चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाता है तो BJP पार्टी को नॉर्मली हिंदू जो ग्रुप है वो एक उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनको वोट डालते हैं। तो ऐसे मुद्दे नेशनल पार्टी के जो नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे नहीं हो सकते। नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है कि वो सभी लोगों के लिए इक्वल काम करे, जैसे कि सेकुलरिज्म के ऊपर काम करे, किसी धर्म के साथ पक्षपात मत करे वो, ठीक है। ऐसे ही देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए, एजुकेशन को प्रसार करने के लिए, ये हमारे मुद्दे नेशनल लेवल के हैं जो सभी को मिलने चाहिए। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ही जो अच्छी पार्टी बन सकती हैं, जो नेशनल लेवल के मुद्दे या उनके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे कि हमारे लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है। उसके बाद 5वां है बेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब हर एक पार्टी का एक बेस होता है जिसके बेस पे वो तैयार होती है। देखो कुछ पार्टी ऐसी होंगी जो आपको भारत के अंदर कास्ट के नाम पे मिल जाएगी, कुछ ऐसी होंगी जो रिलीजन के नाम पे मिलेंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो लैंग्वेज के बेस पे बनेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सभी आधार लोकतंत्री तरीके से देखा जाए तो डेमोक्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही गलत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ये बेस नहीं होने चाहिए, उसका एक कॉमन एजेंडा क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय हित होने चाहिए। जब तक उनके कॉमन इंटरेस्ट नहीं होंगे तो ऐसे आधार पर बनी हुई जो पार्टी हैं वो देश की यूनिटी के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को या कास्ट को जो पार्टी प्रेफर्स करती हैं तो वो देश की नेशनल यूनिटी को ख़त्म कर सकती है। तो